हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप देख ही रहे हैं फ्रेम में, हमें आपके जाने पहचाने रोहित शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उमर अल्ताफ जी ने, जो कि उमर को भी आप देखते रहते हैं इंडियन टीवी पे भी लड़ते हुए। और मैं तो आवाज बगैर स्क्रीन देखे बता देती हूँ कि आज उमर है, क्योंकि जो उमर के एक टिपिकल एक लाइन होती है ना, वो उमर ने जरूर लड़ने में बोलनी होती है। तो थैंक यू सो मच उमर कि आज आप यहाँ पर आए। और हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान की, भारत की, और जाहिर है जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले उमर आपकी तरफ ही आऊंगी। और जैसे आपने देखा कि एक डेमोक्रेसी समिट था यूएस का, वो पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया कि नहीं जा रहे। भारत की तरफ से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी चाइना के दबाव में आके नहीं गए। बहुत से हमारे दोस्त पूछ भी रहे हैं कि जी आखिर क्या वजह थी, इनको जाना चाहिए था और आगे क्या नुकसान हो सकता है ना जाने के। तो क्या लगता है आपको उमर इस बारे में कि क्यों नहीं गई है? जी, फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में इस्लामाबाद में भी पिछले 2 दिन से यही बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। तो इस पे ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है, कोई मुख्तलिफ स्टांस है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, इस सारी डिबेट को वो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और सारी डेवलपमेंट्स को, कि जाने का भी कोई कोई पाकिस्तान को बहुत कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं होना था, और बॉयकॉट करने का भी कोई बहुत पाकिस्तान के कोई हक में बात नहीं जाती। तो ये कैच 22 सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। और फिर इसको हर पाकिस्तान ने बड़ी ग्रेशियसली डिक्लाइन किया। ऐसा नहीं है कि कोई यूएस से कोई नाराजगी पाकिस्तान ने कोई पब्लिकली डिस्प्ले की हो। फॉरेन ऑफिस का जो प्रेस रिलीज है, बड़ा पाकिस्तान ने इसको ग्रेशियसली डिक्लाइन किया। बात अब ये आ रही है कि अमेरिका में भी और भारत में ये हो रहा है कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान ने इस समिट का बॉयकॉट किया, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना से के साथ। मगर मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का ये अपने उसने इंटरेस्ट में देखा कि जाने का कोई बहुत फायदा नहीं, और फिर एक डोमेस्टिकली पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि वो किसी यूएस दबाव में नहीं है। और आपको पता है, तकरीबन बाइडेन साहब को भी साल हो गए और पाकिस्तान और अमेरिका की कोई इंगेजमेंट नहीं है हाई लेवल पे। मिलिट्री ऑफिशियल्स की तो चले आपस में बातचीत होती रही है, मगर प्रेसिडेंट बाइडेन ने और इमरान खान ने एक साल हो गया है यूएस का अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ है, उस पर भी पाकिस्तान को किसी उसमें नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को। और फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी पब्लिकली वो शायद फ्रस्ट्रेटेड भी लगे कि उनको अभी तक जो बाइडेन ने कॉल नहीं की। तो अब अगर पाकिस्तान शामिल होता तो ये बर्फ पिघल भी सकती थी। अब पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है, तो अब ये जो है सर्द महरी बढ़ भी सकती है। तो ओपिनियन इस पे मेरा ख्याल से हम किसी कंक्लूसिव उस पे नहीं पहुंच सकते। और फिर एक देखें जी, यूएस ने जिस तरह डेमोक्रेसी समिट तो करा ली, आर्बिट्ररी सिलेक्शन हुई है, किसी किसी मुल्क को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। देखें, इधर बांग्लादेश को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया। तो कोई कुछ समझ नहीं आ रहा। और इंडिया को भी फ्रीडम इंडेक्स ने, देखें जी, उनकी भी रैंकिंग जो है, जब से मोदी जी आए हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल इंडिया के भी कोई सॉलिड नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी बारे में कुछ बात कर सके। एक इंडिया होता था आज से 10 साल पहले का, 20 साल पहले का, तो वो फिर भी कोई उनकी एक वो क्लेम कर सकते थे कि वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। अब तो रैंकिंग्स में देखा जाए, पाकिस्तान में भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी फ्रीडम हाउस जो है रेट करते हैं, इंडिया को भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी रेट करता है, और इंडिया शायद बिल्कुल कुछ मार्जिनली पाकिस्तान से आगे है उस इंडेक्स में। तो अब इस पे कोई कंक्लूसिव बात मेरा तो नहीं ख्याल, अभी तक मैं ओपिनियन नहीं फॉर्म कर सका इस पे। जी बिल्कुल ठीक। जी रोहित शर्मा जी, आपने बात सुनी उमर अल्ताफ की। आपको क्या लगता है, वाकई में इंडिया जो है वो कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाया है और रैंकिंग उसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जिस पे आप लोग 10 साल पहले थे तो तब बेहतर थे? देखिए, ऐसी रैंकिंग्स 50 आती हैं। वो जो रैंकिंग्स हैं ये भी कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आती है, लेकिन मैं किसी पे भी सवाल नहीं उठाऊंगा। बदन हमारी इकोनॉमी को, हमारी डेमोक्रेसी को रैंकिंग देने वाले दूसरे हैं, वो देते रहे, वी आर मोर देन हैप्पी विद इट। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो इतनी है कि राहुल गांधी कितना कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी छोड़िए, आप दूसरे हमारी ऑपोजिशन पार्टीज कितना कुछ बोल रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, और वो लोग इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। हाल में उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं।
हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है कि वो उनका हारना टफ लगता है, मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए कई जगह पे वो हारे। तो हाँ, मैं ये तो मानना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसकी पोजीशन कहीं पे भी गिरी है, या 10 साल पहले बेटर हुआ करती थी। ठीक है, 10 साल पहले अच्छी हुआ करती थी, ये तो मान लिया। आज की जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ये जब अच्छे रिपोर्ट दे देती है तो सब कोट करते हैं, जब खराब रिपोर्ट देती है तो कोई कोट नहीं करता है। ठीक है ना। और इनके पास कोई ऐसा क्या इनको किसी ने वो बना दिया, जज बना दिया है, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने बोल दिया है कि यही सही रिपोर्ट देगी, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। अब जहां तक बात ये है कि आप उसमें गए नहीं, डेमोक्रेसी समिट में आपका अपना डिसीजन है, लेकिन चाइना की वजह से तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। वो जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने वेंसडे को डिक्लाइन किया गया, फ्राइडे नाइट फोन आया था शाह महमूद कुरैशी के पास, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, और जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने ये न्यूज भी दी कि वो डेमोक्रेसी समिट पे बात हुई है, और बात ये हुई थी कि, और ये भी बोला कि भाई ये डेमोक्रेसी समिट करने वाला अमेरिका कौन होता है, अमेरिका कौन होता है बताने वाला। मतलब इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था जब जिन्हुआ ये खबर दे रहा है, और उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। और उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका अपनी तरीके की डेमोक्रेसी सबके ऊपर थोपना चाहता है, तो पाकिस्तान का अपना स्टैंड क्या है। जहां तक बात यह कि ग्रेशियसली डिक्लाइन कर दिया, नाराजगी भाई, मतलब नाराजगी नहीं है अमेरिका से, तो इससे बुरी तो हालत नहीं हो सकती। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, तो इससे बुरी कहानी तो नहीं हो सकती है। और अब ये भी बोला जा रहा है कि जी हंगरी को नहीं बुलाया और श्रीलंका को नहीं बुलाया। पाकिस्तान अपना देखे ना, मतलब हंगरी को नहीं बुलाया, श्रीलंका को नहीं बुलाया, इसलिए नहीं जा रहे। क्या कभी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग को बॉयकॉट किया है कि चाइना वहां नहीं जाता है, या चाइना को नहीं बुलाया? तो ये डेमोक्रेसी समिट से क्या लेना देना? चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना इस्लामिक भी नहीं है, उसे भी नहीं, उसे ओआईसी में भी नहीं बुलाते, तो उसको भी बॉयकॉट कर दीजिएगा ना। ये जो रीजंस दिए जा रहे हैं, ये रीजंस किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक मौका था पाकिस्तान के पास अमेरिका से थोड़ा बेटर रिलेशंस बनाने का, क्योंकि अमेरिका आपसे खासा नाराज है ही, क्योंकि आप चाइना ब्लॉक में जा रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। तो अमेरिका मौका दे रहा था, आपने अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया, फाइन, आपकी मर्जी है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन जरूर होंगे, कि लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 5-6 साल के नहीं होंगे, अभी आपको 6 महीने 1 साल में पता चल जाएगा इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, और दे विल बी बैड। बिल्कुल सही। लेकिन साथ साथ मैं उमर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी रोहित जी को सुना और वो कह रहे हैं कि जी इसका जाना चाहिए था और चाइना के दबाव में हम नहीं गए। लेकिन एक चीज और, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिसेंटली एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि अभी कोई गवर्नमेंट इंडिया की ऐसी है नहीं जिससे डायलॉग किया जा सके कश्मीर के ऊपर। और वो उनका कहना था कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जिससे वो डायलॉग के जरिए इस इशू को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि बंदूक जो है वो हल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अभी मोदी जी की गवर्नमेंट जो चल रही है उससे बात नहीं की जा सकती क्या? लेकिन जी बात तो किसी स्टेज पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान और भारत को। अब ये उससे डिपेंड नहीं करता कि मोदी जी गवर्नमेंट में या इमरान खान, किसी ना किसी स्टेज पे तो बात पॉलिटिकल लीडर्स को भी करनी पड़ेगी। आप देखें जो सीज फायर एग्रीमेंट नेगोशिएट हुआ कश्मीर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद भी, डीजीएमओस तो उन्होंने बातचीत करके एक सीज फायर एग्रीमेंट तो उन्होंने इन प्लेस है, जो पिछले तकरीबन अब उसको 1 साल हो जाएगा फरवरी में। तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो और स्पेस होती है बात करने की। मगर देखिए जी, अब भारत में अब चुनाव आ रहा है यूपी में, अगर यूपी में मोदी जी की स्थिति खराब हुई या पोजीशन खराब हुई तो फिर उनको वही पाकिस्तान बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग वो शुरू कर देते हैं। तो फिर उनके लिए स्पेस श्रिंक कर जाती है उनके लिए भी कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकें। और पाकिस्तान में भी जब इंडिया से ऐसा नैरेटिव आ रहा हो तो पाकिस्तान के भी जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। साल बाद इधर भी इलेक्शन है, इकोनॉमी के इधर भी हालात खराब हैं, उधर भी हालात खराब हैं। तो दोनों हुकूमतों को यही कहता है कि उधर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को विन किया जाए, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को किया जाए, और पाकिस्तान के लिए भी फिर इंडिया के साथ उस हालात में बातचीत करना, उसको स्टार्ट करना फ्रॉम स्क्रैच बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता 2023 में इधर चुनाव है, 2024 में भारत में
चुनाव है, तो किस तरीके से हो सकते हैं? इमरान खान ने तो काफी उम्मीदें लगाई थी कि जी मोदी जी आएंगे, दोबारा इस दफा जीतेंगे, तो शायद वो कोई अपनी लेगेसी कायम करना चाहें पाकिस्तान के साथ। वो समझे, इमरान खान शायद समझ रहे थे कि मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक कोई स्टेट्समैन है, मगर मोदी जी तो एक होस्टेज है आरएसएस और हिंदुत्व के एजेंडा पे, तो उनके लिए तो बढ़ना बहुत मुश्किल है। वाजपेयी भी बीजेपी के ही थे, मगर उन्होंने बहुत मैग्नानिमिटी दिखाई, और उस बात को पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सके जो वाजपेयी जी ने मैग्नानिमिटी दिखाई। वो लाहौर डिक्लेरेशन आए, और उसके बाद फिर सारा वो नहीं आगे प्रोसेस बढ़ सका। पर मोदी जी के होते हुए तो मुश्किल ही है कि कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ताल्लुकात बढ़ सके। जी रोहित, आपको नहीं लगता कि मोदी जी के होते हुए कोई बात हो सकेगी? जबकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि चले मिलकर लड़ते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि मिलकर लड़ते हैं गरीबी के खिलाफ, और इसी तरह की बातें उन्होंने की थी कि लोगों के लिए काम करने के हिसाब से। तो आप एग्री करेंगे जो उमर कह रहे हैं? देखिए, एक चीज तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक कर रहे हैं। उन्हें कश्मीर भी तभी याद आता है जब उनको प्रॉब्लम हो। उनका ये स्टेटमेंट कि इंडिया में जो है आरएसएस के वो हिंदुत्व वाली गवर्नमेंट है, इसलिए शायद हम बात नहीं कर पाएंगे। तो उससे 24 घंटे पहले ही उनके आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा, उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को बात करनी चाहिए। सिर्फ दोनों स्टेटमेंट में 24 घंटे का टाइम था। अब ये दोनों आपस में संभाले कहानी को, हमें नहीं पता। Why a war between रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद is coming to us? हाँ बिल्कुल, प्लीज उमर साहब, या कोई पॉइंट है तो रखिए, फिर मैं अपना आंसर दूंगा। मैं कहता हूँ बातचीत करने से इनकार तो कोई भी नहीं करता, और इसकी जरूरत भी सब पाकिस्तान में सबको इसका एहसास है कि बात तो करनी पड़ेगी इंडिया के साथ। मगर बात है जिस पे डिसएग्रीमेंट है ये कि माहौल नहीं पैदा हो सक रहा ना बात करने का। कौन पहल करे, कौन आगे बढ़े, तो क्या माहौल हो जिसमें बातचीत शुरू की जा सके, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कोई लिए जाएं, ये चीज है। क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, अब पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने लगे हैं। पाकिस्तान में हालांकि मैं ये मानता हूँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे वोट नहीं मिलता, परफॉर्मेंस भी मिलेगा या और हम इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी होंगे और बड़े मसले होंगे, मगर एंटी इंडिया इमरान खान इंडिया को गाली देकर दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता। मगर भारत में इसका उल्टा है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक अच्छी पॉलिसी है, इवन स्टेट के इलेक्शन हो, यूपी में भी पाकिस्तान मुस्लिम बैचिंग कुछ ना कुछ असर रिजल्ट जरूर देती है। तो ये है कि मैं तो सिर्फ बात करूं बातचीत की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है, मगर कैसे शुरू होएगी, या इस पे आप जरा कुछ जी रोहित जी। यार एक चीज कि आपने बोला कि इंडिया में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान बैशिंग जो है वो रिजल्ट जरूर देती है, तो मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को आना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा था, 10 साल मनमोहन सिंह रहे उस समय, या तो मैं ये मान लूं या और आप भी ये मान लीजिए कि उस समय बीजेपी मुसलमानों की तारीफ कर रही थी और मुसलमानों के साथ थी, और पाकिस्तान की भी तारीफ कर रही थी। ये 2014 से ही शुरू किया है बीजेपी ने। और अगर ऐसा है कि मुस्लिम बैशिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मेरिट पे आए। देखिए, ये बात बहुत क्लियर है, क्योंकि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने तो मुस्लिम बैशिंग कभी नहीं की थी, और वो पावर में थी, 10 साल पावर में थे। अब आप मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये भी कोई भी दलील। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उन्होंने जब बोला कि हमारा अब माहौल नहीं है, जो आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि अभी माहौल नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2014 है क्या, उससे पहले कब माहौल था? हम 1987 की बात करें तो तब माहौल था क्या? ऑपरेशन ब्रास टैक हुआ था, 6 लाख आर्मी इंडिया की राजस्थान बॉर्डर पे खड़ी थी, और आपकी 3 लाख आर्मी पंजाब बॉर्डर पे खड़ी थी। क्या बात नहीं हुई थी? क्या ज़िया-उल हक क्रिकेट डिप्लोमेसी करने नहीं आए थे इंडिया? बातचीत किसी भी माहौल में हो जाती। ये कहना कि बातचीत नहीं हो रही, मनमोहन सिंह कौन सा बात कर रहे थे आपसे? मनमोहन सिंह का खुद का स्टेटमेंट था, सॉरी नवाज शरीफ का खुद का स्टेटमेंट था कि इस समय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है, ये इनसे बात करना बेकार है, जो इनसे बात नहीं हो पा रही है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी उनसे बात करेंगे हम। नेक्स्ट में मोदी आ गया और लो 7 साल और खिंच गए। तो ये टफ है। द रीजन बीइंग कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, दोनों के दोनों
टेरर चल रहा है, अब भी आ रहा है। तो टेरर के ये बहुत हमारी स्टैंड है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि भैया जब तक टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तो इस स्टैंड को कौन सी गवर्नमेंट तोड़ सकती है? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड, और ये जरूरी भी है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठे रहे, पाकिस्तान मना करता रहे कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है, और एफएटीएफ को जो डॉक्यूमेंट दे उसमें दाऊद इब्राहिम का एड्रेस लिख के दे दे कि नहीं हमारे पास ये। ऐसे यार जिस तरीके की हिपोक्रेसी में तो हम नहीं कर सकते काम। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड द सिचुएशन। और जहां तक बात है कि मोदी सरकार की सिचुएशन, जब मोदी की गवर्नमेंट की खराब होती है या हार रहे होते तो इंडिया बैशिंग शुरू कर देते हैं। यार जब जीत रहे होते तो क्या वो पाकिस्तान बैशिंग नहीं करते? यार उनका, मोदी जी का जो स्टैंड है पाकिस्तान के लिए वो जग जाहिर है, सबके सामने है। तो वो उस समय भी करते हैं जब जीत रहे होते हैं, और उस समय भी करते हैं जब हार रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के लिए। और लेकिन ये चीज के ये आप नहीं बोल सकते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के होते हुए नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान को रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कुछ गड़बड़ होगी, या प्राइम मिनिस्टर मोदी छोड़िए ना, आप होम मिनिस्टर अमित शाह या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आप जो भी ले लीजिए, राजनाथ सिंह तो बहुत जैसे बोलते हैं सॉफ्ट फेस है ना बीजेपी का, तो वो कौन सा वो बहुत सॉफ्ट वो रखते हैं भाई? इस इशू पे सब एक ही पेस पे बात करते हैं। दूसरी चीज, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी साड़ी लेके नहीं गए थे? आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बेटी के शादी में भी गए थे, और माँ को साड़ी भी लेके आए थे, खुद गए थे, और अनशेड्यूल्ड स्टॉप मारा था उन्होंने, राइट? जाहिर है पहले बात हो गई होगी दोनों की। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि उन्होंने पायलट से पूछा कि कहाँ हो, बोले लाहौर के ऊपर उड़ रहे हैं, तो पायलट को बोला अच्छा नीचे उतार ले यार, शादी हो गया। नहीं होता ना, बात हुई होगी आपस में दोनों की, कोई कार तो है नहीं कि आपने कहीं ब्रेक मार लिया। तो ये चीजें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, और लेकिन क्योंकि हमें हमारे हिसाब से टेरर आ रहा है, पाकिस्तान भले ही मना करे, हम प्रूफ दे रहे हैं टेरर के, तो हम बात तो नहीं कर पाएंगे, इस समय नहीं हो पाएगी। और इंडिया को वो स्टैंड है, ये एक बार टेरर रुके तो बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। जी उमर बार बार ये टेरर का जो है वो एलिगेशन लगता है पाकिस्तान के ऊपर, आखिर ये किस तरह से रोका जा सकता है? कैसे बताया जा सकता है कि कर रहे हैं नहीं कर रहे क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ से तो नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम लिया जाता है ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स है, हम तो नहीं कर रहे। देखें, भारत तो 30 साल से कह रहा है कि टेरर हो रहा है, और तकरीबन लगभग 30 साल ही हो गए। मिड-90s में दाऊद का कह रहे हैं कि पाकिस्तान में है, तो उस दौरान भी बातचीत होती रही है। पिछले 30 सालों में बहुत सारी सरकार आई, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, बात भी होती रही। मोदी जी भी 2000 जब आए थे नवाज शरीफ के 2014 दिसंबर में, तो तब भी भारत तो ये कहता था कि टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान से, तो मोदी जी क्यों आए थे? क्या उनको अश्योरेंस दी थी कि अगर भारत एलेज कर टेररिज्म हो रहा है, या दाऊद इब्राहिम जिस तरह भारत एलेज करता है, क्या तब वो पाकिस्तान से क्या मुंबई वापस चले गए थे या क्या नहीं थे, जिस तरह भारत का क्लेम है? तो बातचीत तो होती रही है। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों हुकूमतों के लिए अब मोदी जी हैं होस्टेज आरएसएस के, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अब 1 साल बाद चुनाव है। तो इस हालात में जब भारत की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं आ रहा, आपने कश्मीर में जो कर दिया, पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल हो गया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, कि भारत के साथ कोई एंगेजमेंट रखे। हालांकि होनी चाहिए, कोई फिर भी रास्ते तलाश करने चाहिए, और मामलात हल हो सकते हैं। बीजेपी के मगर स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी ना। भारत अगर एक बड़ा मुल्क है तो उधर से तो कोई स्टेटमेंटशिप एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। मोदी जी के वही इलेक्शंस के वो इस तरीके की बातें वो करते हैं, फिर उनका एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, फिर आज़ाद कश्मीर पे उनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट कि आज़ाद कश्मीर भी वापस लेंगे, इस तरीके की बातें। तो इसका तो पाकिस्तान में इस टाइम काफ़ी एक रिएक्शन आएगा। अगर इस तरह की बातें होती रही तो मुश्किल है कि बढ़ सके, मगर कोई मौका ढूंढ लें तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं काफ़ी सिनिकल हूँ, मगर फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रोहित जी आपकी तरफ आऊंगी लास्ट कमेंट आपका लेने के लिए कि वाकई में ये हिंदुत्व और आरएसएस के अंडर जो है वो इन्फ्लुएंस है मोदी जी के ऊपर, या क्या जी जो यहाँ पे इम्प्रेशन है स्पेशली पाकिस्तान में, कहाँ तक आप एग्री करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का या बीजेपी का स्टैंड
कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। राम मंदिर को वो सपोर्ट करते थे, एजेंडे में लिख के लाए थे। अटल जी ने पार्लियामेंट में बोला था, जिस समय उनकी 13 डेज की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर ये अभी हमारे एजेंडे में नहीं है। जब उनकी 13 दिन की गवर्नमेंट बनी थी, अभी हमारे एजेंडे में नहीं है क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ये हमारी बीजेपी के एजेंडे में है और हम करके दिखाएंगे जब हम आ जाएंगे पावर में। ये उन्होंने, अटल जी ने बोला था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भी वही स्टैंड है, दोनों एक ही पार्टी से हैं, ठीक है। अब जहां तक आता है कि 30 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि टेरर है, लेकिन उस टाइम बात हो रही थी। देखिए, गवर्नमेंट्स के स्टैंड्स चेंज होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हुआ। एक टाइम तो आपके लिए अमेरिका सबसे बड़ा गुरु था और सबसे बड़ा उस्ताद था, आप उसी के साथ घूमते थे सुबह शाम। आज क्या हो गया जी? आज अमेरिका पसंद क्यों नहीं आपको? ये रीजन है ना, देयर आर स्टैंड्स। पहले हमारा स्टैंड था, ठीक है, हम बात कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ इश्यूज सॉल्व होंगे, ट्रेड बढ़ेगा तो पाकिस्तान की तरफ से टेरर बंद हो सकता है। हमें अब समझ में आया कि नहीं, ऐसे बंद नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने सारी बातचीत कर ली, समझौता भी चल गई, मुनावा खोखरा पार भी चल गई, बस भी चल गई, फ्लाइट्स भी चल गई, लेकिन टेरर बंद नहीं हुआ। तो वी अंडरस्टूड कि इट इज अ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान अगर स्टेट पॉलिसी ऐसी रखेगा तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। और खासतौर से मुंबई अटैक के बाद से ये हमारा एक स्टैंड बन गया कि भाई नहीं, हम अब नहीं बात कर पाएंगे। उससे पहले तो पाकिस्तान की ऐसी 10 पॉलिसीज चेंज हुई हैं, अकेले हमारी थोड़ी, हम भी पॉलिसीज चेंज करते हैं, पाकिस्तान भी वक्त का तकाजा होता है, नीड ऑफ द आवर, तो उस पर हम करते हैं। अब मोदी इज होस्टेज टू आरएसएस। मैं इस सिचुएशन को, ये स्टेटमेंट मैंने कई बार सुना है, कम से कम 20 बार सुना है कि मोदी इज होस्टेज टू आरएसएस। अगर मोदी होस्टेज होते आरएसएस के, तो क्या पाकिस्तान बच जाता? आरएसएस के तो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है ना। आरएसएस इज अ सेपरेट एस्टैब्लिशमेंट ऑल टुगेदर। दोनों एक दूसरे की इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन आरएसएस का कोई से नहीं है। आरएसएस का एक आदमी पहले रहे होंगे आरएसएस में, लेकिन आरएसएस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, तब वो बने हैं। आरएसएस का कोई आदमी बीजेपी की मिनिस्ट्री में नहीं है। दूसरी चीज ये कि आरएसएस बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज रखता है। ये जो अभी जिस तरीके से बालाकोट स्ट्राइक हुई, उस तरीके की स्ट्राइक्स आरएसएस हर तरीके के हर अटैक पे रखता है। लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद से कश्मीरी हिंदूज पे भी अटैक हुए, बाहर के जो लोग हैं उन पे अटैक हुए। ऐसा हमने रिएक्शन देखा नहीं है। इन्होंने इंटेंसिफाई जरूर कर लिया अपने कश्मीर ऑपरेशन को, लेकिन ऐसा कोई अक्रॉस द बॉर्डर हमने अटैक नहीं देखा है। आरएसएस बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखता है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस की सुनते जरूर होंगे, सबकी सुनते हैं वो, मैं बोल दूं मेरी भी सुनेंगे, लेकिन करते वो हैं जो वो उनकी कैबिनेट के लोग और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं। जो कश्मीर की बात जो है 370, आप लोग इस 370 को बोलते हैं 370 हटा दी इसलिए हम बात नहीं करेंगे, और बहुत मुश्किल हो गया, और 370 वापस लें। तो पिछले 2 साल हो गए भाई 370 हटे हुए, तब से अब तक पाकिस्तान की अपने तो कोई वैक्सीन नहीं बन रही। कोरोना की वैक्सीन छोड़ दीजिए, बाकी वैक्सीनेशन भी होता है, या वो पोलियो का लीजिए या आप दूसरी वैक्सीन ले लीजिए। आपकी 90% वैक्सीन तो इंडिया से जा रही है, वाया दुबई जा रही हूं, लेकिन मेड इन इंडिया है, तो वो 370 उसके लिए बंद हो जाता है, उसके लिए 370 लगा हुआ है, चीनी के लिए नहीं है। चीनी के लिए आप बोलते हो 370 फिर लगाओ। ये सिलेक्टिव जो चीज है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। आपने बात करना है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हो रहा था, आप मना कर देते हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था ना, आप मना कर देते हैं कि 370 हटा दी, हमारा कश्मीर छीन लिया, हम नहीं खेलते। नहीं, वहां पैसा आ रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए पैसा, इसलिए आप खेले। ये चीजें मैं और फिर अगर कर देते रोहित जी, आप बॉयकॉट कर देते हैं। क्रिकेट ना खेलना तो आपका डिसीजन है। पाकिस्तान ने तो कभी बॉयकॉट नहीं किया क्रिकेट का। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कि हमने भारत के साथ नहीं खेलना। आप बॉयकॉट कर दे ताकि पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होता रहे। आप खेले भी और हार भी गए। नहीं, वो हार तो 12 बार हरा के हारे, तो ऐसा हमें कोई दुख नहीं उसमें। और आपके जो वो जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, शेख राशिद, जिन्होंने बोला था इस्लाम की जीत है, उनको बोलना कि क्रिश्चियंस ने इस्लाम को हरा दिया फाइनल में। लेकिन जहां तक तो मैं भी कंडेम करता हूं उनकी बात, तो मैं कंडेम करता हूं। खेल को खेल ही रहना चाहिए, मजहब का खेल में कोई ताल्लुक नहीं इंडिया पाकिस्तान मैच का। जी, कोई इस्लाम और
वो हिंदुइज्म की जंग अब नहीं बात थी ये, ना कोई इस्लाम। जी अब बात ये कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तब 370 नहीं है ना। उस क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए ना, इसमें पॉलिटिक्स नहीं हो ना। तो चीनी में वो पॉलिटिक्स तो कौन सी भारत आती है? लाया है, एक वो मिनट तो रुकिए ना भारत लाया है ना। जी यार, क्रिकेट में जवाब तो तो देने आप लोगों ने देंगे। हमेशा से। जी जी मैं हम कह रहा हूँ खेले नहीं हमेशा थे, आप ही बॉयकॉट करते हैं। हम खेले नहीं थे क्या? आप नहीं आप अकेले खेले थे खेले और जीत गए। ना, अब एक फिर सेकंड, आप आए ना when we बायलैटरल played, सीरीज खेलने। एक सेकंड हमको कंप्लीट वो एक कंप्लीट कर ले उमर, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी रोहित जी, आप नहीं कंप्लीट तो कर लीजिए, फिर नहीं मैं तो आपकी तरफ जाऊँ। अरे, जब क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए तो चीनी में भी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। बीजेपी थोड़ी बनाती है चीनी। चीनी तो गन्ने से बनती है। वो उसके ना वो पीटीआई की है, ना तहरीक इंसाफ की है, ना वो नून की है, ना वो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है। तो चीनी खरीदने में 370 कहां से आ जाता है? क्रिकेट में नहीं वो तो आप ट्रेड। एक चीज को, हाउ कैन यू, दैट इज बिजनेस। वो बिजनेस है, वो चीनी है, वो आपके लोगों को जरूरत है, आपकी आवाम को लेकिन जरूरत है। आप गेम खेल नहीं, सकते हैं और आप जिस चीज की जरूरत है वो नहीं खरीद सकते। कॉटन नहीं खरीद सकते जिसकी आपको जरूरत है। आपके लोगों की रोजी नहीं रोटी टिक रही है ट्रेड, वहां पे। देखिए ट्रेड आप भी बोलिए। ट्रेड हमारे साथ होनी क्रिकेट खेले चाहिए उमर। सिलेक्टिव। देखिए सिलेक्टिव आप जी भी हैं क्रिकेट का बॉयकॉट में, आपको लोगों का भी सिलेक्टिव है। तो हमारा कौन सा भी आया हमारा बायकॉट भी ये भी हमारा? डबल स्टैंडर्ड आता है। मैं तो उसको डबल स्टैंडर्ड कह रहा हूँ ना, आप भी अपना डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करें। जाहिर बात है अगर एक चीज का ट्रेड हो सकता है, मेरा ख्याल से मेडिसिन का इसलिए कर लेते हैं, शायद एसेंशियल आइटम्स है। चीनी शायद उतनी एसेंशियल नहीं है, या और भी मुल्कों से ली जा सकती है, ये भी एक उसका फैक्टर है। देखिए ऐसा उमर है, आपके, देखिए एक मिनट एक मिनट एक जी मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चीनी जी मेडिसिन नहीं ली जा सकती, वो एसेंशियल आइटम है। क्रिकेट भी एसेंशियल है। बिना खाए खाना नहीं, बिना देखे खाना नहीं हजम होता। क्रिकेट कौन सा एसेंशियल था? जब आप क्रिकेट को नॉन तो पॉलिटिकल बोल रहे हैं तो चीनी, आपने हारे तो चीनी फिर भी तो नॉन पॉलिटिकल है। अपने प्लेयर्स को आपने ऐसी थ्रेट कर दी, मोहम्मद शामी का तो आपने ऐसा हाल बना दिया जिस तरह अरे, कोई जिंदगी मौत का कोई सवाल हो और गया। वो नहीं जो नहीं उस नहीं, बेचारे का और जब मैच ही, आप मैच में 2-4 चौके खाए थे ना उस बेचारे ने, उसका तो आपने वाह, ऐसा हाल बना दिया जिस तरह कोई क्या खुदा ना खास्ता क्या कर दिया उसने। मैटर ऑफ और लाइफ और डेथ तो भारत ने उसको बनाया। और आपका आपका जो क्रिकेटर था जिसके लिए बोला था ये शिया है, इसने हरवा दिया मैच, उसका नहीं अपने ऐसी नहीं बात देखते। किसी ने भी नहीं की, नजर इंडिया में। ये अरे, बात किसी ने भी नहीं की। ट्विटर पे आगे वो बोलना पड़ा कि नहीं मैं नहीं मैच हारा हूं, ठीक है। ट्विटर पे आगे बोलना पड़ा। उसकी वाइफ इंडियन है, ट्रोल किया नहीं गया, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। नहीं वो तो शोएब मलिक की हसन, वाइफ इंडियन है। हसन कुछ नाम है हसन उसका, अली तो वैसे भी शिया हसन था भी नहीं, अली। वो तो हसन अली इंडिया से किसी ने एक नहीं, फेक शिया, न्यूज फैलाई थी। शिया है हसन अली तो भाई शिया साहब। है भी नहीं। मोहम्मद शामी जिस तरह मुसलमान है, हसन अली तो शिया नहीं है। और अगर शिया होता भी तो क्या फर्क होता है उससे? प्लेयर है। मैं तो कह रहा हूँ रिलीजन का ताल्लुक ही कोई नहीं है लेकिन असल मैं में। इधर ये नहीं, आप वो बात मैं लास्ट में बिल्कुल उमर आपकी तरफ आपका कमेंट लूंगी कि जो रोहित कह रहे हैं तो बिल्कुल आपको लगता है कि ट्रेड ओपन होनी चाहिए। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे और कभी कहते हैं नहीं करेंगे, खुद ही कहते हैं करनी है और खुद ही एज अ मिनिस्टर बना कर देते हैं। तो क्या वाकई ये कब तक ये लड़ाई झगड़े हमारे चलते रहेंगे? क्या ट्रेड ओपन करनी चाहिए कुछ तो टर्म्स बेहतर हों ताकि। बिल्कुल ट्रेड ओपन होनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की बड़ी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी थी कि पहले एक कहा कि जी ट्रेड को हम रिज्यूम कर रहे हैं और फिर उसी पे एक यू टर्न ले लिया। वो तो आपको पता है इमरान खान की तो जब कोई भी पॉलिसी हो जनरली यू टर्न एक हॉलमार्क उनका बन गया। अनफॉर्चुनेट है इस तरह के सीरियस फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हो उस पर कम से कम थोड़ी कंसिस्टेंसी या थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। अगर आप एक पब्लिक पोजीशन ले ही रहे हैं तो जरा उसको जरा संजीदगी से ऐसे इश्यूज को देखना चाहिए। तो वो तो एक एम्बैरेसिंग था कि ट्रेड का पहले कहा कि जी ट्रेड लेकिन खोल आप रहे सपोर्ट हैं। करते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए? जी बिल्कुल रिजम्पशन ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, इसको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा और सारे मेजर्स लेने चाहिए जिससे हालात नॉर्मलाइज हो दोनों मुल्कों के दरमियान। इसको तो मैं सपोर्ट करता हूँ। और देखें अगर पहल पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। अब देखें स्पेस बड़ी एक लिमिटेड होती है ना, क्योंकि एक ऑब्वियसली इलेक्शन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नजर एक इलेक्शन पे भी होती है और उनके बहुत सारे जो फैसले होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन की तरफ देखकर होते हैं कि इसको ऑपोजिशन कहीं ये इसको पकड़ ना ले कि अगर इमरान खान इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो इसका एक नेगेटिव फॉल आउट ना हो जाए। और भारत में तो ऐसा नहीं है क्योंकि उधर तो अब वो वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ चुके हैं। मोदी जी तो अब इमूवेबल हो चुके हैं। जो कांग्रेस के हालात हैं, मोदी जी जैसा मर्जी परफॉर्म करें उन्होंने ही अगली सरकार भी उन्होंने ही बनानी है। स्टेट्स में शायद आगे पीछे हो लेकिन जाए, कुछ सीट्स लूज लेकिन कर वो लें। तो उमर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है इनके पास। उनकी भी स्टेटमेंट आई हुई नहीं है खान साहब के। वो तो उनकी खाम ख्याली है। बहुत बहुत पानी बह चुका है इमरान खान की तो
मेजॉरिटी गवर्नमेंट इस दफा भी नहीं है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है मुश्किल ही है कि अगली दफा भी वो। तो पाकिस्तान में भी वैसे भारत के साथ ही देखें, हालात उस टाइम ही बेहतर होते हैं जब कोई इधर कोई डिक्टेटर हो, मुशर्रफ हो या कोई जियाउल हक हो, तभी भारत भी उनके साथ ही ज्यादा पसंद करता है डील। उनको भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक लीडर्स रास नहीं है, उनके साथ भारत की भी गेम्स और टक टुक चलती रहती है। उनको भी डिक्टेटर्स या इधर मैन इन यूनिफॉर्म जो होता है ना मुशर्रफ के साथ, वो रेड कारपेट उसको लिए बिछाते हैं, मनमोहन सिंह सरकार भी और वाजपेयी सरकार भी। तो उनको भी पता नहीं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी से कोई मसला है मेरे ख्याल से भारत को, तो शायद वो भी इंतजार कर रहे हैं इधर कोई मार्शल लॉ लगे या कोई मिलिट्री रूलर आए, फिर वो शायद प्यार मोहब्बत की बातें उधर से शुरू हों। रोहित जी, आप एग्री डेमोक्रेसी से करेंगे हमें कोई वाकई में मसला नहीं ऐसा है। होता है? नहीं, हमें डेमोक्रेसी से मसला नहीं है, हमें डेमोक्रेसी के जो आपके लीडर्स हैं उनसे मसला है। एक दिन बोलते हैं कि हम ट्रेड करेंगे, 2 दिन बाद पता नहीं किसका फोन आ जाता है, या आप आपके लीडर्स चले जाते हैं पब्लिक में, 2 दिन बाद बोलते हैं नहीं 370 हटाइए तब करेंगे। एक दिन बोलते हैं आपके शाह महमूद कुरैशी के कश्मीर 370 हटाना इज एन इंटरनल इशू, रिकॉर्ड्स पे स्टेटमेंट था, और अगले दिन बोलते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोले नहीं, मेरे को तो मीडिया ने गलत कोट किया, कश्मीर तो इंटरनल इशू नहीं है। भाई ये एक दिन कुछ बोल रहे हैं, अगले दिन कुछ बोल रहे हैं, हमें इससे प्रॉब्लम है। कम से कम डिक्टेटर जो बोलता है, मिलिट्री का आदमी, वो कम से कम उस पर स्टैंड तो करता है कि हाँ यार ये बोला था और ये चाहिए, मेरी पॉलिसी ये है, उसको वोट्स की चिंता नहीं होती। तो वो एक पॉलिसी वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के तरीके पे लगता है। लेकिन इधर तो पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स है, उनसे बात करके उन्हें लगता है कि ट्रेड जरूरी है तो ट्रेड की कर लेते हैं, ट्रेड का स्टेटमेंट दे देते हैं, और अगले दिन उनको पार्टी वाले आके बोलते हैं भैया हार जाओगे के चक्कर में पड़ रहे हो, 370 इमोशनल इशू है, तो अगले दिन बोलते हैं नहीं 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 370। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, दे शुड नो, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इतना मिसलीड किया है पिछले 70 साल में कि कश्मीर एक इमोशनल इशू बना दिया है कि नहीं कश्मीर चला गया तो हम पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब आप उस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। यही कश्मीर है जिसपे हम लोग 3 बार वॉर लड़े। 1965 की वॉर में आपके अयूब खान का खुद ही का उन्होंने रेडियो टेलीकास्ट किया और बोले कि यार हम थोड़े से कश्मीरियों के लिए पूरे पाकिस्तान को नहीं मरवा सकते। ये स्टेटमेंट था, और इस स्टेटमेंट को बाकी सारे हुक्मरानों ने सुना ही नहीं। सुन तो लेते तो पता लगता कि भाई आगे पॉलिसी कैसे बनानी है। जब आपके कंट्री में कोई क्राइसिस आती है, आप अब देख रहे हैं ना इमरान खान को कि उनकी रैली पे से उनकी पार्टी के झंडे उतरवा दिए तो उनको कश्मीर याद आना शुरू हो गया। अभी कश्मीर बोलना शुरू कर दिया पिछले 4-5 दिन से, उससे पहले वो ISI चीफ देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है, होता रहता है। अब आप अपने इंटरनल इशू में लेके आएंगे कश्मीर तो लाइए, आप फिर उस हिसाब से तो नहीं चल पाएगा यार। गवर्नमेंट हैज टू बी स्ट्रांग। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि टर्म्स बेहतर हो जाए और कश्मीर का इशू भी सॉल्व हो, क्योंकि काफी सालों से हम ये देखते चले आ रहे हैं और बिल्कुल दोनों कंट्रीज में मेरे ख्याल अगर कश्मीर इशू ना हो, शायद कोई और चीज हम निकाल लेंगे क्योंकि हम दोनों ही बहुत माहिर हैं, लेकिन ये कि कम से कम ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।